हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। हम लोग फिस्कल पॉलिसी को समझ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 3 से 4 वीडियोस तो कर ली हैं, 3 से 4 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज के सेशन में हमें ये देखना है कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। भारत के अंदर कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन किसको कलेक्ट करता है, किस टैक्स का मतलब क्या होता है, किस पर्पस के लिए उसको लिया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हमें समझना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप लोग एसएससी जीए की तैयारी करना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारी टीम यानी परचम की टीम आप लोगों के लिए पूरा कोर्स लेके आई है। आप लोगों को परचम ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हो। स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर होगा। इकोनॉमिक्स स्पेशली मैं करवा रही हूँ, बाकी हमारा पूरा टीम जो है मिलके इस कोर्स को पूरा करवाती है। अगर आप लोग सिर्फ इकोनॉमी का कोर्स लेना चाहते हो तो सिर्फ इकोनॉमी का कोर्स भी अवेलेबल है ऐप पे, जिसको मैं करवाऊंगी बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक का, और ये कोर्स आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये जो कोड है ये 2 कोर्सेज पे लगेगा, एक तो इकोनॉमी के कोर्स पे और एक एसएससी जीए के कोर्स पे। तो यूज कोड PAYL10, स्पेस नहीं है पायल और 10 के बीच में, और गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। अब अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी हो चुकी है तो एक बार टेस्ट देख लेते हैं कि कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हो, जो इस समय बेस्ट टाइम है टू टेस्ट योर नॉलेज, तो एसएससी टियर 1 के टेस्ट सीरीज भी परचम क्लासेस पे अवेलेबल है। आप लोग टेस्ट सीरीज को एनरोल करके अपनी तैयारी का एक जायजा ले सकते हो कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, किसको कौन ले रहा है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हम वही अपनी लेमन भाषा में करेंगे सब चीजें, फिर हम लोग अपनी स्लाइड्स पे आएंगे। देखिए क्या होता है, 2 तरीके की गवर्नमेंट आपको पता है, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जो टैक्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट टैक्स है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट है जिनको स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो वो कौन कौन से टैक्स है, पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है, फिर हम समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, कौन से टैक्स जीएसटी में चले गए हैं, कौन से टैक्स जीएसटी से बाहर है, उन सब चीजों के बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स। आप में से अगर किसी एस्पिरेंट को नहीं पता है कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो देखना कि डायरेक्ट टैक्स कैसे कहते किसको हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और हर मंडे शाम को 7 बजे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर अगर आप लोगों को करने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कंसेप्चुअल सेक्शन हो जाएगा, कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाएगा, और जो करंट में चल रहा है, क्योंकि कंसेप्ट विदाउट करंट कोई उसका रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। अगर आप इन टॉपिक्स को अपने करंट के साथ जोड़ देंगे तो पूरा एक कंप्लीट आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा अप टू यूपीएससी लेवल, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां समझ ले, करंट अफेयर दूसरी वाली वीडियो में देख लिया कीजिए, जो मंडे को शाम को 7 बजे आएगी, और ये जो वीडियोस हैं ये ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को 4 बजे आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता आप अपने पीयर ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देना कि करंट अफेयर जो है एवरी मंडे शाम को 7 बजे आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक और फाइनेंस की डिटेल्ड कवरेज होगी सभी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स, सबसे पहला कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर दिखाई दे रहा है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवाई। तो इस तरीके के ये अलग अलग टैक्सेस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो एक एक करके सभी टैक्स को समझ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे हम बाकी टैक्सेस की तरफ। तो सबसे पहले तो देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लेती है।
इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इनकम टैक्स। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कितने से कितने रुपए पे कितना टैक्स लग रहा है, मैं आपको सिर्फ इनका बेसिक्स बता रही हूँ कि इनकम टैक्स किस पे लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स लगता है इंसान की कमाई पे, यानी ऑन पर्सन्स इनकम। किस पे लगता है? इंसान की कमाई पे, ऑन पर्सन्स इनकम। कोई भी इंसान जो कमाता है, जो उसकी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम कह रहे हैं इनकम टैक्स। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स किसको कहते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स किसको कहते हैं? निगम कर कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहा जाता है? निगम कर। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है निगम कर, और इनकम टैक्स का मतलब होता है आय कर। तो निगम कर जो है वो किस पे लगेगा? वो कंपनीज पे लगेगा, ऑन कंपनीज प्रॉफिट। ऑन कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर, यानी कॉर्पोरेट्स को जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए। अब जैसे ये मान लीजिए कंपनी है कोई, ये कंपनी है, ये हमारी खुद की कंपनी है, मान लीजिए परचम क्लासेस। ठीक है, हमारी कंपनी है ये परचम क्लासेस। अब आपको पता है ऑनर कौन है? ऑनर है रिचा मैम। ऑनर कौन है? ऑनर है रिचा मैम। अब आप ऐसे कहोगे कि रिचा मैम 2 बार पैसा देंगी क्या? भाई एक बार वो अपना इनकम टैक्स दे रही हैं, फिर एक बार परचम क्लासेस का कॉर्पोरेट टैक्स दे रही हैं। सिस्टम क्या होता है उसको समझो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए परचम क्लास जो है वो एक साल में, परचम क्लासेस ने एक साल में क्या किया? एक साल में मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कमाया। कितना? 1 करोड़ रुपया जो है वो परचम क्लासेस ने कमाया। मतलब हमने एक साल में 1 करोड़ रुपए के कोर्सेज जो है वो सेल कर दिए, ऐसा समझिए। ठीक है, हमने 1 करोड़ रुपए सेल कर दिए, यानी ये हमारा क्या हो गया? टर्नओवर हो गया। टर्नओवर किसको कहते हैं? एक साल की बिक्री को टर्नओवर कहते हैं। बिक्री में और प्रॉफिट में फर्क है। एक साल की सेल कितनी है? मतलब एक साल के हमने कितने एडमिशन किए हैं? 1 करोड़ एडमिशन हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ का हमारा टर्नओवर हो गया, परचम क्लासेस का टर्नओवर हो गया। ठीक, अब इस 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर में हमको कुछ एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ा होगा ना। जैसे परचम क्लासेस के अंडर मैं काम कर रही हूँ, परचम क्लासेस के अंडर रिचा मैम खुद काम कर रही है, पूजा मैम काम कर रही है, दिलीप सर काम कर रहे हैं, बहुत सारी फैकल्टीज काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है। फिर बिजली का खर्चा, जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ के रेंट का खर्चा, बहुत सारा खर्चा है ना। तो मान लीजिए इसमें से 10 लाख रुपीज दे दीजिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए दे दिए मुझे। ठीक है, 10 लाख रुपए दे दिए मुझे। 10 लाख रुपए हो गए रिचा मैम के। ठीक है, 10 लाख रुपए किसके हो गए? रिचा मैम के हो गए। ठीक है, अच्छा जी, 10 लाख रुपए किसके हो गए? 10 लाख रुपए हो गए पूजा मैम के हो गए। ठीक है, पूजा मैम के हो गए। और 10 लाख रुपए किसके हो गए? दिलीप सर के हो गए। समझना, मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको, एक लाइव एग्जाम्पल से। दिलीप सर के 10 लाख रुपीज हो गए। ठीक, उसके बाद मान लीजिए 10 लाख रुपीज जो है वो हमने बिजली का बिल भर दिया, या हमारे बाकी एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है, ऐप का कॉस्ट है, हमने वो सब एक्सपेंस भर दिया है। तो कितने रुपए मेरे खर्च हो गए? 10, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए जो है परचम क्लासेस के खर्च हो गए। परचम क्लासेस के 1 करोड़ रुपए तो इसके टर्नओवर में आए थे, 1 करोड़ रुपए के हमने कोर्स सेल किए थे, और 50 लाख रुपए जो है वो परचम क्लास का एक्सपेंडिचर हो गया। अब बचा कितना इसके पास? 50 लाख रुपए बचा। इस 50 लाख रुपए पे परचम क्लासेस कॉर्पोरेशन टैक्स देगा। कौन सा? कॉर्पोरेशन टैक्स देगा, निगम कर देगा। अगर हम लोगों ने अपने खुद को एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो एक कॉर्पोरेट की तरह रजिस्टर करवाया हुआ है, तो परचम क्लास क्या करेगा? एक कॉर्पोरेशन टैक्स देगा। क्लियर हो गई बात? अब आप ये देखिए, अब रिचा मैम इसकी ऑनर है। रिचा मैम इनकम टैक्स कितना देंगी? रिचा मैम इनकम टैक्स कितना देंगी? रिचा मैम की इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए। रिचा मैम ने कितने रुपए कमाए? 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए पे वो इनकम टैक्स देंगी। ऐसे ही मैं भी 10 लाख रुपए पे इनकम टैक्स दूंगी। आपको बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा कि रिलायंस कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेगी, और अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ये इनकम टैक्स पे करेंगे। जितने भी ओनर होते हैं वो कंपनी में एक एम्प्लॉयर की तरह होते हैं, एक एम्प्लॉय की तरह होते हैं। जैसे मैं परचम क्लास में एज अ फैकल्टी काम कर रही हूं, ऐसे ही रिचा मैम भी परचम क्लासेस में एज अ फैकल्टी काम कर रही है। उनका भी परचम और खुद के साथ एक एजेंट का रिश्ता होता है। जो लोग अकाउंट्स पढ़े हैं उनको पता भी होगा कि जितने भी ये ओनर होते हैं वो भी एक एम्प्लॉय की तरह रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां के मालिक हैं तो 2 बार टैक्स दे रहे हैं या उनको इनकम टैक्स नहीं देना है। उनको भी देना है, कंपनी का अलग देना है खर्चा निकाल के। ठीक है, और जो खुद के हाथ में सैलरी आई उसका इनकम टैक्स अलग देना है। बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से
कॉर्पोरेशन टैक्स होता है और इस तरीके से इनकम टैक्स होता है। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए ये क्या है, ये रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस ने क्या किया, 100 रुपए का टर्नओवर, 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान एक साल में बेचा, 100 रुपए का सामान एक साल में बेचा, ठीक है, एक यानी इसका टर्नओवर कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। इस 100 रुपीज में से 20 रुपए जो है वो मुकेश अंबानी को एज अ सैलरी दे दी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी कितने रुपए पे इनकम टैक्स देगा, 20 रुपए पे इनकम टैक्स देगा, और 80 रुपए पे वो कॉर्पोरेशन टैक्स देगा। मेरी बात आपको समझ आ गई कि खर्चा निकाल दिया है उसका, ठीक है, खर्चा निकाल दिया है उसका, जो बचा है प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए खर्च कर दिया उसने मुकेश अंबानी पे, रिलायंस कंपनी ने, 80 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। ये 80 रुपए पे तो देगा कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी रिलायंस कंपनी पे करेगी कॉर्पोरेशन टैक्स, और 20 रुपए जो है मुकेश अंबानी अपनी सैलरी जो उसको मिली है उसके ऊपर देगा इनकम टैक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया, इनकम टैक्स पर्सन की कमाई पे लगता है और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो किस पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट्स की कमाई पे लगता है, ठीक है। फिर आप लोगों का एक टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं मैट। क्या कहते हैं जिसको, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। अब ये किस पे लगता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। ये किस पे लगता है उसको समझिए। जिन कंपनी का प्रॉफिट जीरो है, जो कंपनी, जो कॉर्पोरेट्स ऐसा कहते हैं, कॉर्पोरेट्स हैविंग जीरो प्रॉफिट, जिनका प्रॉफिट जीरो है उसको हम क्या कहते हैं कि आप लोगों को मैट देना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, इसको समझो। भाई मान लीजिए ये कोई कंपनी थी, ठीक है, ये कोई कंपनी थी। अब कंपनी ने क्या कहा कि सर मेरा टर्नओवर जो है वो 500 रुपीज है, हमने एक साल में अपने गल्ले में, अपने अकाउंट में कितने रुपए आए, हमारे अकाउंट में 500 रुपए आए, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये उसका टर्नओवर है, एक साल की बिक्री है। फिर उसने अपना खर्च गिनवाना शुरू किया कि मेरा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हुआ। उसने कहा देखो सर 100 रुपए तो मेरा रेंट चला गया, 100 रुपए जो है मेरा बिजली का बिल चला गया, 100 रुपए मेरी मेंटेनेंस चली गई, 100 रुपए जो है मुझे मान लो ये कोई इंस्टीट्यूट है, मुझे मार्कर वार्कर लाना पड़ा, 100 रुपए का मार्कर लाना पड़ा, और 100 रुपए के हमने सैलरी बांट दी स्टाफ को, 100 रुपए की सैलरी बांट दी। तो कितने रुपए खर्च हो गए उसके खर्च हो गए 500 रुपए। टर्नओवर कितना आया था, टर्नओवर कितना आया था, 500 रुपए, 500 रुपए उसके गल्ले में आए थे और 500 रुपए ही खर्च हो गए। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 500 रुपए, और उसके पास आए कितने थे, 500 रुपए आए थे। 500 रुपए की टर्नओवर थी और 500 रुपए का ही एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब आप मुझे यूं बताओ इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ जीरो। कितना हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बहुत वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आमची मुंबई की भाषा में कि शाण पत्ती करते हैं, है ना। कुछ जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा चालाक बनती हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि टर्नओवर 500 रुपया है, लेकिन मेरा खर्चा भी 500 रुपया हो गया। वो अपना खर्चा बढ़ा के दिखा देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट क्या हो जाता है, जीरो। अब भारत सरकार पागल थोड़ा ना है, भारत सरकार यही कहेगी कि भैया अगर तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो तुम क्यों यहाँ पे मगजमारी कर रहे हो, अपना उठाओ यहाँ से झोला और निकल जाओ, तुम क्यों काम कर रहे हो, छोड़ो ना। कोई इंसान मेहनत कर रहा है तभी कर रहा है ना कि उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो तुम काम क्यों कर रहे हो, बंद करो ना इसे। तो भारत सरकार ने एक ऑल्टरनेटिव निकाला। भारत सरकार ने क्या कहा कि हमें मतलब नहीं है तुम्हें कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स तो देना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव टैक्स है, या तो कॉर्पोरेट टैक्स दे दो आप अपने प्रॉफिट पे, पर कंपनी कह रही है सर प्रॉफिट तो जीरो है, प्रॉफिट तो जीरो है, हम कैसे कॉर्पोरेट टैक्स दें, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं बना, तो जीरो पे टैक्स ही नहीं बनता है, 0 रुपए टैक्स बना। तो सरकार ने क्या कहा कि देखो मिनिमम आपको कॉर्पोरेट का एक ऑल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा। कितना, जो भी आपका टर्नओवर है, हमें नहीं पता तुम्हारा कितना प्रॉफिट है, जो भी आपका टर्नओवर है, यहां कितना था 500 रुपया, उसका X% एज अ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप मैट देना चाहते हो या कॉर्पोरेट टैक्स देना चाहते हो। अगर आप स्वीकार करते हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हमारा प्रॉफिट हुआ है तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स दे दें। अगर आप स्वीकार करते हो कि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप अपने टर्नओवर का ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दो। तो इस तरीके से दो टैक्सेस होते हैं, एक को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, एक को कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, ये 3 टैक्सेस हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद एक टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम वो वाले टैक्सेस पढ़ रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? जब कभी भी आप कोई सिक्योरिटीज को, जैसे शेयर है, बॉन्ड है, ठीक है, इनकी सेलिंग या परचेजिंग करते हो, इनकी सेलिंग या परचेजिंग करते हो, उस पे जो टैक्स लगता है उसको हम एसटीटी कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, यानी ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टॉपिक्स आप लोगों को करवा रही थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है सिक्योरिटी, जैसे शेयर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं ना अलग अलग तरीके के, तो अगर आप उनको खरीद या बेच कर रहे हो उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। इसी से ही जुड़ा हुआ, बिल्कुल इसी से ही जुड़ा हुआ होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो। कमोडिटी में ट्रेड करना क्या होता है? जैसे आप देखोगे जो ये मंडी में बड़े बड़े दलाल बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं? कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं कि इतने का हम लोग ज्वार खरीद रहे हैं, इतने की हम रागी खरीद रहे हैं, इतने का हम गेहूं खरीद रहे हैं, इतने का हम चावल खरीद रहे हैं, इतने का हमने बाजरा, ये बोलियां लगाते हैं, ठीक है। तो जो ये स्टॉक मार्केट में चलता है ये सारा काम, जैसे जहां से शेयर खरीदे जाते हैं ना, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कमोडिटी ट्रांजैक्शंस भी चलता है, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन जब भी होगा, सामान जब आप खरीद रहे हो, वो वाला सामान नहीं जो आप बाजारों से ला रहे हो, ट्रेडिंग में यानी कि स्टॉक मार्केट में जब आप सामान खरीद रहे हो, वहां पे जो टैक्स लगता है उसको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ये दोनों सिमिलर से ही होते हैं। सिक्योरिटीज में आपने शेयर या बॉन्ड खरीदे हैं और कमोडिटी में आपने कमोडिटीज का ट्रेड किया है, ठीक है, ये होता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो और कौन कौन से टैक्स भारत सरकार ले रही है जो डायरेक्ट है उसको हम समझ लेते हैं। एक हमने नया टैक्स सुना, गूगल टैक्स। क्या नाम है इसका? गूगल टैक्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, इक्वलाइजेशन लेवाई। इक्वलाइजेशन लेवाई, ये क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवाई? अब इसको समझो, या गूगल टैक्स क्या होता है इसको समझो। ये अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, बहुत रिसेंट ही इसको अप्लाई करना शुरू किया है इंडिया के अंदर। क्या होता है, किस पे लगता है, उसको अभी समझते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस से इसको समझेंगे कि गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई क्या होता है, बिल्कुल पेशेंस से इसको समझेंगे। देखो क्या हुआ, आपने गूगल पे, गूगल एक सर्च इंजन है आपको पता है, इसके ऊपर अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो, पहले आप सिंपल समझो कि मान लीजिए अगर आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है, आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है, जब न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देनी है तो क्या होगा, न्यूज़पेपर आपसे चार्ज करेगा, आपको कुछ कहेगा कि अगर आपको फ्रंट पेज पे न्यूज़ डलवानी है तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, आपको लास्ट पेज पे न्यूज़ डलवानी है तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, आपको कहीं कोने में डलवानी है तो इतना रुपया है, बीच में कहीं सेंट्रल न्यूज़ बनानी है तो इतना रुपया है। इस हिसाब से न्यूज़पेपर वाले आपसे रुपया लेते हैं। ऐसे ही जो ये ऑनलाइन सर्च इंजन्स होते हैं वो भी आपसे रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। गूगल कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, ठीक है। और इसकी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कौन करता है? एडसेंस नाम की कंपनी है। एडसेंस नाम की एक कंपनी है जो ये जितने भी गूगल के थ्रू एड्स आप देखते हो, ये एडसेंस नाम की कंपनी उस एड को करती है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग देशों में उसकी कुछ सब्सिडरीज हैं, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं। ऐसे ही इंडिया में बेंगलोर के अंदर इसकी एक ब्रांचेस है, इंडिया में बेंगलोर में इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। तो अब समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब हुआ क्या, मान लीजिए हम परचम की टीम जो है, हम परचम की टीम है और हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान सर्च करे कुछ, जब भी कोई इंसान सर्च करे तो साइड में आप देखते होगे ना, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया परचम क्लासेस, ठीक है, तो परचम क्लासेस तो मिल जाएगा, लेकिन साइड में आपको ऐड दिख रही है प्रेस्टीज कुकर, है ना, आपको ऐड दिख रही है प्रेस्टीज कुकर, इधर आपको ऐड दिख रही है चाणक्य आईएएस, इधर आपको ऐड दिख रही है दृष्टि आईएएस, मतलब साइड में कुछ और ही न्यूज चल रही है, इधर बीचों बीच बिल्कुल बिल्कुल कई बार तो कंटेंट के मुंह पे अड़ जाता है, बिल्कुल ही देख ही नहीं पाते हम कंटेंट, बड़ा गुस्सा आता है उस समय। बीच में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी की कोई ऐड आ गई है, ये सब आप भी देखते होगे कि ढूंढ तो कुछ और रहे थे, साथ में एडवर्टीजमेंट कुछ और ही चल रही है। तो ये जिन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट करवानी है उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, वो पैसा देंगे किसको? एडसेंस को वो पैसा देंगे। अब समझना बात को, हम परचम की टीम चाहती थी अपनी ऐड करवाएं, हम लोग पूरी की पूरी परचम की टीम, हम लोग चले गए कहाँ पे? हम लोग चले गए बेंगलोर में, ठीक है।
हमने बैंगलोर में जाके एडसेंस की कंपनी से बात की, हमने कहा कि सर जब भी कोई सर्च करे तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म जो है ना सबसे ऊपर आना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म एकदम ऐड आनी चाहिए, कोई भी उससे कुछ भी सर्च करे परचम की ऐड आएगी उस पेज पे, कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, आप लोग ऐसा करें, आप लोग मुझे 10 लाख रुपए दे दें और आपकी जो ऐड है वो 1 साल तक हम गूगल पे डाल देंगे, सर्च इंजन में डाल देंगे, तो कोई कुछ भी सर्च करेगा साइड परचम की जो एडवर्टीजमेंट है वो चलती रहेगी। अब हमने उनको पैसे दे दिए, किसको? बैंगलोर की जो ब्रांच है एडसेंस वाली, जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है, हमने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, हमने उसको पैसे दे दिए। अब यहां पे खड़ी थी निर्मला सीतारमन, यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा कि ये जो यूएस वाली कंपनी है, ये यूएस वाली कंपनी भारत की वजह से कमा रही है ना। ये जो बैंगलोर वाली कंपनी है, आप ऐसा समझे, जो बैंगलोर ब्रांच है जो भारत के अंदर काम कर रही है, ये भारत के किसी प्लेटफॉर्म की वजह से कमा रही है। समझ रहे हो बात को? तो निर्मला सीतारमन पहुंच गई इस कंपनी में, बोले आप लोग हमारी वजह से हमारे देश में रह के प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप ऐसा करो अपनी कमाई का 6% हमको दे दो। बोले क्यों दे दें? बोले क्योंकि गूगल टैक्स कहलाता है। अब आपको अगर हमारे देश में रह के काम करना है तो आपको ये देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहां से ब्रांच जो है उठा के निकल जाना है। तो इस कंपनी ने क्या कहा कि मैम हम तो सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं, हमने कोई सर्विस नहीं दी है, हमारा जो हेडक्वार्टर है, जो पेरेंट कंपनी है, वो तो अमेरिका में बैठी है और वो अमेरिका को टैक्स देंगे, आपको क्यों दें। लेकिन ये केस चला और केस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जीत जाती है। और जिसके बाद क्या कह दिया कि मान लीजिए कोई भी इंडियन कंपनी या कोई भी भारत में रहते हुए अगर किसी भी विदेशी कंपनी से ऐड करवाने गया है, तो मान लीजिए अगर उसने हमसे 100 रुपए मांगे थे, मान लीजिए उसने हमसे कहा कि आप हमें 100 रुपए दे दें, हम आपकी ऐड करेंगे, तो आप उसको 100 नहीं देंगे, उसका 6%, यानी कि कितना? 6 रुपए, 100 का 6% 6 रुपए, ये 6 रुपए तो आप भारत सरकार को दोगे और 94 रुपीज जो है वो आप उस कंपनी को दोगे, एडसेंस को दोगे, जो बैंगलोर में है। तो ये रूल बना दिया, ये जो 6 रुपए भारत सरकार को मिले, इसी को ही गूगल टैक्स कहते हैं, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जैसे ये होते हैं ना, आपके हॉटस्टार होते हैं, अमेजन प्राइम होता है, ठीक है, जिसके आप मेंबरशिप लेते हो। तो क्या कहा, ये अमेजन वगैरह जितने भी हैं ये फॉरेन के हैं, हमारे नहीं हैं। तो क्या कहा कि अगर कोई इसका मेंबरशिप ले रहा है तो जो चार्ज लगेगा उसका X% भारत सरकार को दे देना और बचा हुआ पैसा जो है उस अमेजन प्राइम को दे देना। तो इस तरीके से जो टैक्स लगता है उसको हम गूगल टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे भी लगता है और ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज पे भी लगता है। तो ये था गूगल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेना शुरू किया। आई होप आप लोग इतने टैक्सेस जो है वो समझ गए हो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर लेंगे। ऐसा कतई मत सोचना कि हम तो यूट्यूब वाले हैं, हम तो मैम से फ्री में पढ़ रहे हैं तो मैम हम पे ध्यान नहीं देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पूरी परचम की जो टीम है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे सिर्फ इसीलिए सेशंस लाए हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम पूरा यूट्यूब पे करवा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक विद बेसिक्स हम लोग आपको करवाएंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हमें ये समझ नहीं आया, ताकि मैं जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसको डील कर लूँगी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम सोशल सेक्टर स्कीम का बता दो, इंक्लूजन का बता दो। जो जम्मू कश्मीर का अभी SI का पेपर देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की कमेंट्स देख रही हूँ, आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो स्कीम्स है ना वो रिचा मैम ने स्कीम वाले सेक्शन में करवाया हुआ है, आप लोग परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। और जो इंक्लूजन का टॉपिक है ना वो आप क्लास +1 की NCERT भी रीड कर लोगे ना तो आपका टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। मैं अभी इंक्लूड नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अपना जो फिस्कल पॉलिसी वाली पूरी यूनिट चल रही है ना
पहले इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। एक सीरीज बनती है, अब बीच में इंक्लूजन ले आए फिर सब कुछ होच पोच हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये चीजें कवर कर रहे हैं, तब तक जो स्कीम वाला सेक्शन है वो ऋचा मैम ने करवाया हुआ है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हो। तो हम लोगों ने देखो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कर लिया, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कर लिया, इनकम टैक्स कर लिया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कर लिया, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कर लिया, गूगल टैक्स कर लिया। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल गेन्स टैक्स? कैपिटल गेन्स टैक्स किसको कहते हैं इसको समझो। व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स, इसको समझो। देखो, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरा कैपिटल था, ठीक है, ये मेरी कोई एसेट था, या मैं कहूं ये मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंने 1 करोड़ रुपए की ली थी। कितने की ली थी? 1 करोड़ रुपए की ली थी। अब मैंने क्या किया, कुछ सालों के बाद 3 केस में अब इसके बना रही हूं, A B C, ठीक है, 3 केस मैंने बनाया। पहला केस मैंने इसको 90 लाख का बेच दिया, मजबूरी थी, मुझे पैसा चाहिए था और मैंने इसको 90 लाख का बेच दिया। दूसरा केस जो है मैंने इसको 1 करोड़ में ही बेच दिया। और तीसरा केस मैंने इसको कितने में बेचा? मैंने इसको 1 करोड़ 25 लाख में बेच दिया। 1 करोड़ 25 लाख का मैंने इसको बेच दिया। अब फर्स्ट केस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे मैडम प्रॉफिट काहे का, आपको तो लॉस हो गया 10 लाख का। बिल्कुल सही बात है। दूसरे केस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ मुझे दूसरे केस में 0। कितना प्रॉफिट हुआ? 0। और तीसरे केस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया। कितना? 25 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया। इस 25 लाख पे मैं जो टैक्स दूंगी उसको मैं कैपिटल गेन्स टैक्स कहूंगी, पूंजीगत लाभ कर कहूंगी। क्या मतलब हुआ? आप कोई एसेट अगर बेचते हो, उसके बिकने पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स दोगे उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कोई सीजीटी नहीं देना है। सेकंड केस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको कोई सीजीटी नहीं देना है। थर्ड केस में आपको 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 25 लाख पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना है। ये 2 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म। इतनी गहराई में नहीं जाना है आपको, बस ये होता है 3 साल से पहले बेच दिया, 3 साल के बाद बेच दिया, लॉन्ग टर्म के बाद बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म में ही बेच दिया, तो परसेंटेज अलग अलग हो जाती है। कहीं 15% टैक्स देना है प्रॉफिट का, कहीं 20% टैक्स देना है। तो हम लोग सीए की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन्स टैक्स किस पे लगता है। कोई भी एसेट अगर आपका बिक रहा है, जैसे पेंटिंग बिक रही है, कोई घर बिक रहा है, ठीक है, आपका और कोई एसेट बिक रहा है, ठीक है, गोल्ड बिक रहा है आपका, तो उन पे जो टैक्स लगेगा दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई टैक्स नहीं देना, प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स देना है। तो ये सब हम लोगों ने मेन डायरेक्ट टैक्स किए। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है उसको देखना। स्टेट गवर्नमेंट, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, आप कहोगे मैम एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगता है, लेकिन किताबें कहती है कि सरकार, राज्य सरकार चाहे तो इस टैक्स को ले सकती है। बट अपने वोट बैंक्स को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इस एग्रीकल्चर टैक्स को इग्नोर कर देती है कि चलो ठीक है, एग्रीकल्चर पे हम माफी देते हैं। चाहे तो ले सकते हैं लेकिन नहीं लेती है राज्य सरकारें। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स किस पे लगता है? अब तुम यूं देखो, जितने भी ये बड़े बड़े मॉल्स हैं, सुपर मॉल्स हैं, बड़े बड़े स्मार्ट शॉप्स हैं, उनका खुद का सीए होता है, कितना सामान आया, कितना चला गया, पर्टिकुलर वो लोग देख सकते हैं। अब कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी का छोटा सा क्लिनिक है, कोई छोटा सा व्यापारी है, किसी की दूध की डेयरी है, उनका खुद का कोई सीए नहीं होता है, उनका कोई हिसाब नहीं होता है कि आज इतने आए, कोई पर्टिकुलर मेंटेन नहीं होते उनके अकाउंट्स। कोई छोटा क्लिनिक है, कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, सीए बने पाएंगे, एक एक पर्ची का, एक एक ओपीडी की फीस का हिसाब होता है। लेकिन जो ये छोटे क्लिनिक होते हैं, ठीक है, जिनका कोई हिसाब नहीं होता, वहीं पे डॉक्टर ही कंपाउंडर का काम कर रहा है, डॉक्टर ही दवाई देने का काम कर रहा है, डॉक्टर ही सब कुछ काम कर रहा है, मतलब छोटे क्लिनिक जो होते हैं या छोटे व्यापारी जो होते हैं, कहीं नुक्कड़ पे दूध की डेयरी खुली है, उनका कोई सीए भी ये थोड़ी ना होगा। तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग ये काम कर रहे हैं, व्यापारी हैं, मैं कह दूं मिडल एंटरप्राइजेस वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या करना होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है, 2500 रुपए पर साल, 2500 रुपए पर ईयर जो है, 2500 रुपए पर ईयर आपको स्टेट गवर्नमेंट को एज अ प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है कि वी आर परमिटिंग यू, हम आपको परमिट कर रहे हैं कि आप हमारे राज्य में काम कर रहे हैं, आप हमारे राज्य में काम कर सकते हैं, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, इसलिए 2500 रुपए पर ईयर आपको देना है। ये संविधान की सीलिंग है,
ठीक है, संविधान ने सीलिंग डाल के लिखी हुई है 2500 रुपए पर साल, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग है ये। पिछले साल क्वेश्चन पूछ लिया था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में, एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये सीलिंग कितनी है 2500 पर अब इसको बढ़ाने की बात चल रही है, 12,500 रुपए पर ईयर इसको करने की बातें चल रही है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू, आप समझ रहे हो, जमीन से जो फायदा होता है राज्य सरकार पैसा लेती है। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, जैसे आप लोग ये स्टैंप खरीदते हो ना भाई, आपने कोई प्लॉट लेना है तो स्टैंप खरीदने पड़ते हैं ना, मतलब वो नोटरी का कागज, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है या टिकटें जो लगती है, पर्टिकुलर स्टैंप होता है कि 11 रुपए का कागज है, 21 रुपए का है, 11,000 का है, 1 लाख का है, 1.5 लाख का, डिपेंडिंग ऑन योर रजिस्ट्री कि आपको आपका प्रॉपर्टी कितने का है, उस हिसाब से वो स्टैंप बनता है। उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार लेती है। प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया, अर्बन एरियाज के अंदर जितना भी हाउस टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कहते हैं, वो सब जो है गांव में तो नहीं आता है हाउस टैक्स, जो अर्बन एरियाज के अंदर हाउस टैक्स आता है या मैं कहूँ प्रॉपर्टी टैक्स आता है, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो ये सारे टैक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। आपको जो भी ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन टैक्स वो है, ग्रीन कलर के जो टैक्स हैं ये वो हैं जिसको जीएसटी में शामिल कर दिया है। मतलब आज के दिन ये टैक्सेस ना लग के इनकी जगह जीएसटी लग रहा है, ठीक है। और जो व्हाइट कलर में आपको दिखेंगे, मतलब ये टैक्स आज भी जिंदा है, ये जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। जब मैं ये सब तैयारियां कर रही थी, अपनी यूपीएससी की तैयारियां जब मैं कर रही थी, तो मुझे ना ये कस्टम समझ नहीं आता था कि क्या होता है कस्टम। हो सकता है मुझ जैसे आप में से भी कुछ बच्चे प्रताड़ित हो कि ये कस्टम होता क्या है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कस्टम किसको कहते हैं, है ना, देख लेते हैं। देखो जैसे क्या हुआ, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है। अब क्या हुआ, चाइना ने कोई सामान जो है वो भारत के अंदर बेचने के लिए भेजा, चाइना ने कोई सामान भारत के अंदर बेचने के लिए भेजा। चाइना ने वो सामान 10 रुपए का दिया। भाई वो क्या कह रहे हैं कि ये सामान जो है 10 रुपए का ले जाके भारत में बेचो। अब यहाँ पे हमारे ऑफिसर खड़े हैं, यहाँ पे हमारे ऑफिसर खड़े हैं। वो ऑफिसर क्या कहेंगे, हाँ भाई क्या है इस कंटेनर में? सर चाइना से माल आया है, 10 रुपए का भारत में बेचना है। वो क्या कहेंगे कि अब इसमें क्या है? वो कहेगा जी इसमें ना पेंसिल है, इसमें इस बॉक्स में पेंसिल है और ये पेंसिल जो है वो भारत में बेचने के लिए चाइना ने भेजी है। तो अब भारत के ऑफिसर्स को, भारत की सरकार को क्या चिंता है कि अगर चाइना का पेंसिल भारत की मार्केट में बिकेगा तो जो इंडियन पेंसिल है उसके हिसाब से कंपटीशन बढ़ जाएगा। भारत के अंदर भी तो दुकानदार हैं जो पेंसिल बेच रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, ऐसी फैक्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज है। तो क्या चाह रही है भारत सरकार कि हमारी ही पेंसिल बिके, चाइना की पेंसिल ना बिके, क्योंकि हम तो अपने देश के हित में सोचेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचेंगे। तो ऐसी चीजों के लिए क्या किया जाता है, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देश के सामान को अपने देश में बिकने के लिए एक चार्ज करती है। वो क्या कहेंगे यहाँ पे कि देखो सर, आपकी पेंसिल पे 2 रुपया कस्टम ड्यूटी लगेगा, 2 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ठीक है, 2 रुपया जो है इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाएंगे। हम अपने देश में उसको इंपोर्ट करने दे रहे हैं, हम अपने देश में उसको अंदर घुसाने दे रहे हैं, इसके लिए 2 रुपया चार्ज लेंगे। तो पेंसिल कितने की हो जाएगी? 12 रुपए की बिकेगी भारत की मार्केट में आके। ऐसे ही इंडिया का सामान किसी दूसरे देश में जा रहा है, वो हमारे सामान पे थोड़ा सा टैक्स लगा देगा, जिसको क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ये टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये आज भी लगेगा, ये जीएसटी में नहीं गया। मैं साफ साफ लिख रही हूं यहाँ पे, जीएसटी में नहीं गया, ठीक है, जीएसटी में नहीं गया, ये आज भी ज्यों का त्यों लगता है। फिर उसके बाद सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे लगता है। सर्विसेज पे, जैसे मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, आप अगर हमारे परचम के ऐप्स खरीदेंगे, परचम ऐप पे अगर कोर्सेज खरीदते हैं तो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कोई सामान थोड़ा ना दिया हमने आपको, सर्विस दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है ना, सर्विस दी है, अपनी सेवा, टीचिंग की सेवा दी है आपको। तो पहले क्या पे करते थे आप लोग कि 10,000 का कोर्स है, 2,000 रुपये सर्विस टैक्स दे दिया। 10,000 का नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि 100 रुपये का कोर्स है, 20 रुपए उस पर सर्विस टैक्स दे दिया। आज के दिन आपको सर्विस टैक्स नहीं देना है, क्या कहेंगे जी 10 रुपए का कोर्स है और 2 रुपए उस पर जीएसटी दे दिया। यानी सर्विस टैक्स की जगह अब क्या शब्द यूज होगा? जीएसटी। अब सर्विस टैक्स ना लग के आपको जीएसटी पे करना है। सर्विस किस पे लगता है? सर्विसेज।
किसी सीए से आपने कोई काम करवाया, सर्विस दी उसने, सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, किसी मान लीजिए आपने किसी ट्यूशन पे ट्यूशन लिया, उन्होंने आपको अपनी सर्विस दी, आपने कोई कपड़ा डिजाइन करवाया, आपने कुछ आर्किटेक्ट से कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग कराया, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी आपको दे रहे हैं, तो वो आपसे सर्विस टैक्स लेते थे। आज के दिन वो अपने बिल में जीएसटी लिख के देंगे। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? प्रोडक्शन पे। भारत के अंदर पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी अगर बनता है, प्रोडक्शन पे, कोई भी चीज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है। उत्पादन यानी जो भी प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी होता था। आज के दिन क्या होगा? जीएसटी। मैंने एक चप्पल बनाई, एक जूते का पेयर बनाया, पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी देती थी, अब मैं उस पर जीएसटी दूंगी। क्लियर हुई बात आपको? कुछ भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, पहले एक्साइज लगता था। लेकिन यहां पे जो आपको ये दिख रहे हैं येलो कलर के जो शब्द दिख रहे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इन सब चीजों पे आज भी एक्साइज लगता है। इन सब चीजों पे आज भी एक्साइज लगेगा। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी नहीं लगेगा। आज भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एटीएफ, इन सब पे क्या लगेगा? इन सब पे एक्साइज ही लगेगा। आप देखते हो ना, पेट्रोल के दाम हर स्टेट में अलग है। हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है, जम्मू में अलग है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है। हर राज्य में पेट्रोल के दाम अलग है, हर राज्य में सीएनजी के दाम अलग है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो जीएसटी में नहीं है। अगर जीएसटी में होता तो ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्स होता। अब आप देखते हो कि हर जगह टैक्स अलग है, हर जगह पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, इनके सबके प्राइसेस अलग अलग है, एलपीजी के, इन सबके प्राइसेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एविएशन, ये एलपीजी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ ये बाय मिस्टेक मैंने लिखा है, यहाँ एलपीजी नहीं आएगा। एलपीजी पे तो एलपीजी नहीं आएगा। ये क्या आएगा? यहाँ पे क्रूड ऑयल आएगा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल आएगा, कच्चा तेल आएगा, एलपीजी नहीं आएगा। क्लियर? आप एलपीजी की तो पर्ची देखोगे, उस पर जीएसटी लिखा पाएगा आपको। एलपीजी तो जीएसटी में है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, क्रूड ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है ये जीएसटी से बाहर है, इन पे आज भी एक्साइज लगता है। फिर उसके बाद है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये किस पे लगता था? ये इंटरस्टेट ट्रेड पे लगता था। इंटरस्टेट ट्रेड पे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता था तब जो ड्यूटी लगती थी, तब जो टैक्स लगता था, अंतरराज्य व्यापार, जैसे हरियाणा से कोई माल बन के पंजाब में बिकने जा रहा है या गुजरात में बिकने जा रहा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता था उसको इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स उस पर लिया जाता था। अब क्या लिया जाएगा? अब उस पर आईजीएसटी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आईजीएसटी लिया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जाएगा। अब उस पे सेंट्रल सेल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स सब जीएसटी में चले गए हैं। कस्टम ड्यूटी जीएसटी से बाहर है, आज भी कस्टम ही लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये पांचों चीज भी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, क्रूड ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये भी जो है उस पे एक्साइज लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्लियर हो गई? जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं वो जीएसटी में शामिल हो गए हैं, वो जीएसटी, उनकी जगह अब जीएसटी लगने लगा है। तो ये तो थे इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बात को समझना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो किस चीज पे लगती है? एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगती है। किस पे लगती है? प्रोडक्शन पे लगती है, उत्पादन पे लगती है। पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी अगर बन रहा है तो हर किसी चीज पे एक्साइज जो लगता था, या जीएसटी आज के दिन जो लग रहा है, उसको कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दो चीज ऐसी है जिसके ऊपर एक्साइज जो है वो कौन लेता था? एक तो है एल्कोहल, ठीक है, और दूसरा है अफीम यानी ओपियम, अफीम यानी कि ओपियम। इन दो चीजों पे जो एक्साइज है वो किसको दे दी गई? वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, कि इन दो चीजों के ऊपर, इन दो चीजों के बनने पे, शराब बन रही है, अफीम बन रही है, इन दो चीजों के बनने पर जो टैक्स लगेगा, जो एक्साइज लगती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई थी। याद रखेंगे, बाकी सारा एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था, लेकिन अल्कोहल पे और ओपियम पे जो एक्साइज लगता था उसको स्टेट गवर्नमेंट लेता था। ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट लेता था। अब तो सब जीएसटी वीएसटी आ गया है। देखते हैं आगे क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी,
व्हाइट कलर में है यानी जीएसटी नहीं लगता। आज भी बिजली के बिल पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ही लग रही है। बिजली के बनने पे, बिजली के बिकने पर, बिजली के प्रोडक्शन पे, हर चीज पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही है, जीएसटी नहीं लगता। एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल और ओपियम। एक्साइज मैंने सेंटर में भी लिखा, स्टेट में भी लिखा। क्यों? क्योंकि दो चीजों पे एक्साइज कौन लेता था? राज्य सरकार, बाकी सब चीजों पे केंद्र सरकार। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे और ओपियम पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। अब जो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल ये भी दो तरीके से यूज हो रहा है, आपको पता होगा। एक तो यूज होता है ये लिकर, यानी इंसान पी रहा है जिसको, लिकर। ठीक है, शराब जिसको दारू कह देते हैं हम देसी भाषा में। ठीक है, लिकर यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन वाली, ह्यूमन कंज्यूमेबल। मैं इसको क्या कह रही हूं? ह्यूमन कंज्यूमेबल, ह्यूमन कंज्यूमेबल, जिसको ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन कंज्यूमेबल बार में बिक रही है, शराब के ठेकों पे बिक रही है। और दूसरी होती है टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए। टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए, टॉयलेटरी प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके डीओ में यूज हो रही है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रही है शराब। ठीक है, दवाइयों में यूज हो रही है, दवाइयों में। ठीक है, मेडिसिन में यूज हो रही है। तो इन सब चीजों में जो शराब यूज हो रही है उसको हम कहते हैं टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज होना। अब आपको पता है, आप कोई डीओ लेके आए, आप कोई डीओ लाए, आप कोई स्प्रे लाए, आप कोई कॉस्मेटिक का या नो लिपस्टिक लेके आ रहे हो, आप कोई फेस क्रीम ला रहे हो, शेविंग क्रीम ला रहे हो, इन सब चीजों में शराब डलती है। ठीक है, क्या उन पे जीएसटी देते हो? क्या बिल्कुल देते हो। कोई परफ्यूम ला रहे हो, जीएसटी देते हैं। कोई कॉस्मेटिक की क्रीम लाए आप, वो आप कोई सनस्क्रीन लाए हो, हर चीज में इसमें शराब डल रही है ताकि इनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सके। इन सब चीजों पे जो जीएसटी आप देते हो, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर शराब जो है वो टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज हो रही है, टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज हो रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। और अगर शराब इंसान के पीने के लिए यूज हो रही है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठेकों पे बिक रही है, बार में बिक रही है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज हो रही है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। सेल टैक्स, कुछ बेचा है, सेल टैक्स देना पड़ता था, अब क्या दोगे? अब दोगे जीएसटी। परचेज टैक्स, कुछ खरीदा है आपने, कोई व्हीकल खरीदा है, कोई एनिमल खरीदा है, तो जीएसटी दोगे आज के दिन, पहले परचेज टैक्स देते थे। एडवर्टीजमेंट टैक्स, कहीं पे आप ऐड करवा रहे हो अखबारों में, रेडियो में, ठीक है, तो जीएसटी पे करोगे। अब एडवर्टीजमेंट टैक्स खत्म हो गया। लग्जरी टैक्स किस पे लगता है? जुए पे, सट्टे पे। ठीक है, जुए सट्टे पे, कसीनो में बैठ के जो खेलते, अब यूं नहीं कहना मैडम हमारे गांव में तो नहीं लगता है लग्जरी टैक्स, हम तो जुआ खेलते हैं पेड़ के नीचे बैठ के, या ताश खेलते हैं, वो बातें नहीं कर रही मैं। आप प्रोफेशनल अगर कहीं पे बैटिंग लगाते हो, शर्त लगा रहे हो, प्रोफेशनल, आपको पर्टिकुलर बिल मिलता है उन चीजों का कि आपने कुछ कहीं बैटिंग लगाई है। ठीक है, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना कि इतने नंबर घोड़ा जीतेगा, आपने वो बोली लगा दी पहले ही, तो ये जो बैटिंग गैम्बलिंग चीजें होती है, लग्जरी टैक्स लगता था, आज के दिन उन पे जीएसटी लगने लगा है। एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवीज पे देते हो, कहीं लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है किसी म्यूजिशियन का, ठीक है, तो वहां पे आप एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, आज के दिन जीएसटी दोगे। ऑक्ट्रॉय को जड़ से खत्म कर दिया, ऑक्ट्रॉय को कहते थे चुंगी कर, इसको जड़ से खत्म कर दिया। इसकी जगह क्या ले आए? ये ले आए ई वे बिल। ऑक्ट्रॉय क्या होता था? इंटरसिटी ट्रेड के लिए होता था, इंटरसिटी ट्रेड के लिए। अगर एक शहर से दूसरे शहर में आप कोई माल लोड करके लेके जा रहे हो तो ईवे बिल अब लगेगा, पहले ऑक्ट्रॉय लगता था। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट के, जो भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं वो सब जीएसटी में चले गए हैं, बाकी चीजें जीएसटी में नहीं चली है। अब आप एक बात को और रखोगे कि जो अल्कोहल है पीने के लिए यूज जो हो रही है, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर टॉयलेटरी प्रिपरेशन में यूज हो रही है, लैबोरेटरीज में यूज हो रही है, तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने टैक्स के बारे में जानी कि कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। ठीक, अब कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? एंटरटेनमेंट टैक्स, आप बताओगे ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, डायरेक्ट तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी डायरेक्ट तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया, ये है स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और यही पूछा गया है डायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो आंसर क्या आ गया? डी। आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज आर सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, कौन जीएसटी में शामिल हो गए हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, यस, अब इसकी जगह जीएसटी लगने लगा, ठीक है। लग्जरी टैक्स, यस, इसकी जगह भी जीएसटी लगने लगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं, तो कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये जीएसटी में नहीं गया। तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2। 1 and 2 कहाँ है, ये रहा 1 and 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स ढूंढना है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, यस, इनकम टैक्स, यस, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स, यस, डायरेक्ट टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में समझेंगे जीएसटी के बारे में। बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, डी, बोथ ए एंड बी आर डायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं हुई है, ठीक है, जो जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल, सीएनजी, ह्यूमन कंज्यूमेबल अल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें। तो आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता देंगे। मैं सबके आंसर्स जो है वो चेक करती हूँ, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर्स करते हैं। एक दो स्टूडेंट्स गलत भी बताते हैं तो मैं उनको कमेंट करके करेक्ट कर देती हूँ कि आपका आंसर गलत है। मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, सबके कमेंट्स देखती हूँ, चेक करती हूँ सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। इवन मुझे नाम भी याद है किसके गलत होते हैं, किसके सही होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि पता ही नहीं लग रहा किसी को, सब पता लग रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करती हूँ इस सीरीज से आपको फायदा हुआ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।